Chapter number 3, Economic Reforms since 1991, basically consisting of three things: liberalization, privatization and globalization. Alright, अब तक हमने जो देखा है वो क्या था कि आज़ादी के समय हमारी स्थिति क्या थी, और फिर 1950 से लेकर 1990 तक हमारी क्या पॉलिसीज रही थी। अब बारी है उसके आगे की, यानी साल 1991 के आगे की। In order to overcome the crisis of 1990s, the government of India initiated multi-dimensional economic reforms which are collectively known as the New Economic Policy NEP. 1990 में जो क्राइसिस भारत में हुए या उस समय तक जो क्राइसिस थे उनसे निपटने के लिए भारत की सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, और वो भी कैसे? मल्टी डायमेंशनल, यानी हर सेक्टर के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया, और जैसे हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिप्लेसेस लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग. जहाँ पर लाइसेंसिंग था उसकी जगह पर हो गया लिबरलाइजेशन, यानी अब आपको लाइसेंस की ज़रूरत ना के बराबर थी, सिवाय कुछ इंडस्ट्रीज़ के आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी. फिर प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटा. कोटा यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कुड बी परचेज्ड और सोल्ड. अब उसको भी क्या किया गया था? कन्वर्ट कर दिया गया, और कोटा की जगह अब हो गया था प्राइवेटाइजेशन. और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स. परमिट यानी एक तरीके का लाइसेंस ही हुआ जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आपको चाहिए, उसकी जगह पर आ गया था ग्लोबलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन की जगह लाइसेंसिंग की जगह प्राइवेटाइजेशन, लाइसेंसिंग की जगह लिबरलाइजेशन, कोटा की जगह प्राइवेटाइजेशन और परमिट की जगह ग्लोबलाइजेशन. ये तीन रिप्लेसमेंट्स तीन चीज़ों के किए गए थे. नाउ व्हाट वाज द नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? भारत में रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत थी? तो सबसे पहले देखेंगे तो वी हैड अ हाई फिस्कल डेफिसिट. द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी सरकार जितना कमा रही थी उससे ज़्यादा तो सरकार खर्च कर रही थी. इट रोज फ्रॉम 5.7% to 6.6% of GDP during 1980-21 and to 1990-1991. हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था यानी फाइनेंशियल डेफिशिएंसी थी भारत की, वो ज़्यादा थी, यानी हम जितना कमा नहीं रहे थे ज़्यादा खर्चा कर रहे थे लोन्स ले लेके. पहले वो 5.7 हुआ करता था, उसके बाद वो बढ़ के हो गया था 6.6% हमारा फिस्कल डेफिसिट. देन we had the weak BOP solutions. India was not able to earn enough foreign exchange through exports to finance to import its imports. फॉरेन एक्सचेंज उस समय इंडिया इतना नहीं कमाता था एक्सपोर्ट्स के ज़रिए ताकि वो अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सके. द कंपेरेटिवली हाई डिमांड फॉर इंपोर्ट्स देन एक्सपोर्ट्स रिजल्टेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. व्हेन आई से BOP, इट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, होता क्या था कि उस समय भारत के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि वो अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सके, यानी इंपोर्ट्स कर सके, और इंपोर्ट्स की डिमांड ज़्यादा थी एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में, इसलिए डेफिसिट हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी हम खर्चा ज़्यादा कर रहे थे हमारी रेवेन्यू से. इसमें भी वही चीज़ है कि व्हेन द इंपोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट्स इट क्रिएट्स अ डेफिसिट or deficiency in balance of payments. Then you had high level of inflation. The rate of inflation rose from 6.7% per annum to 10.3% per annum during 1980s to 1991, depicting the failure of government policies to control inflation. सरकार महंगाई को काबू में नहीं कर सकी और महंगाई 6.7% पर ईयर से वो बढ़ गई 10.3% में.
और इससे साफ दिख गया कि सरकार की उस समय की जो नीतियाँ थी वो फेल हो चुकी थी. Then the falling value of rupee, the need to mend the value of currency, value fell due to continuous devaluation. फॉलिंग वैल्यू ऑफ रूपी में क्या होता है कि वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पे अपने को आपकी करेंसी खुद नीचे करनी पड़ जाए, ठीक है. और लगातार भारत क्या कर रहा था, अपनी करेंसी का वैल्यूएशन खुद ही कम कर रहा है. एंड टू एनकरेज द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ इंडिया, रिफॉर्म्स बिकेम नेसेसरी. अब लगातार डिवैल्यूएशन होने के कारण क्या होता है कि करेंसी की जो वैल्यू है इट लूजेस, ठीक है. और कंपेरेटिव डॉलर के मुकाबले में क्या हो जाता है, महंगा. और वही एक समस्या है. तो उसके लिए क्या हुआ, सरकार को अपनी क्रेडिट वर्थिनेस बढ़ानी थी, यानी वो लोन ले सके आसानी से, ये सिस्टम उन्हें करना था. इसीलिए ये कहा गया कि रिफॉर्म्स ज़रूरी थे. देन यू हैड द सिक PSUs, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हु वर सिक इन नेचर, यानी वो प्रॉफिट देने की स्थिति में नहीं थे. उनमें कितना भी आप रिसोर्स डालिए, दे यूज्ड टू रन इन कंटिन्यूअस लॉस. The failure of PSUs to perform its role efficiently and effectively made economic reforms inevitable. PSUs अपना काम नहीं कर पाए. उनका रोल था वेलफेयर में मदद करना, यानी जनरेटिंग ऑल नेसेसरी गुड्स इन द कंट्री इटसेल्फ, लेकिन वो नहीं कर पाए. और इसकी वजह से ये मान लिया गया कि अब बिना रिफॉर्म्स के कुछ होने वाला नहीं था. The three elements of new economic policies are liberalization, privatization and globalization. Let us look at the first one, liberalization. Liberalization refers to the freedom of the economy from direct or physical controls such as industrial licensing, price control, import license imposed by the government. Liberalization क्या है, इकोनॉमी को छूट देना जहाँ पे किसी भी प्रकार का कंट्रोल न हो, डायरेक्ट या फिजिकल कंट्रोल न हो, जैसे लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल या इंपोर्ट लाइसेंस, इसकी अब ज़रूरत ना पड़े. ओनली देन इट इज़ कॉल्ड लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, कि वहाँ पे सरकार ऐसे सारे कंट्रोल्स को हटा देती है. इट इम्प्लाइज ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन द मार्केट फॉर मेकिंग वेरियस इकोनॉमिक डिसीजंस. और सबको डिपेंड किस पे करेगा, मार्केट की कंडीशंस पे, ठीक है, कि जहाँ पे आप इकोनॉमिक डिसीजंस को ले पाएंगे. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन. पहले बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की. लिबरलाइजेशन इम्प्लाइज डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. लिबरलाइजेशन क्या करता है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलेट करता है, यानी सब कुछ स्ट्रिक्ट कंट्रोल था गवर्नमेंट का, चाहे डायरेक्ट हो या फिजिकल हो, उसको अब धीरे धीरे डीरेगुलेट किया. सरकार का रोल अब कम हो रहा था. Abolishment of license requirement, except license for alcohol, industrial explosive etc. लाइसेंस की ज़रूरत अब ऑलमोस्ट हर जगह पर हटा दी गई, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे एल्कोहल हो या एक्सप्लोजिव्स हो, वहाँ पर आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी. एनकरेजमेंट एंड इम्पेटस टू द प्राइवेट सेक्टर via liberal tax laws, tax holidays, abolishment of quota etc. Now how do you encourage private sector and how do you improve private sector is by bringing in liberal tax laws. यानी when you are not overcharging the private sector, you are helping them in a way, जहाँ पे उनको आप टैक्स में छूट देते हैं, ठीक है. टैक्स हॉलीडेज इज कि कुछ साल तक, बिजनेस शुरू होने के कुछ साल तक उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है. देन अबॉलिशमेंट ऑफ कोटा सिस्टम को भी ख़त्म किया गया. अब आप चाहिए उतना बाहर बेच सकते थे, अब चाहिए आप उतना अंदर ला सकते थे. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज that were initially reserved only for small scale industries. ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पहले रिजर्व रखी जाती थी, लेकिन उसको फिर लार्ज स्केल के लिए भी खोल दिया गया कि वो भी अब ये सामान को प्रोड्यूस कर सकते थे और ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे. Let us see the financial reforms in commercial banks, stock exchange, investment banks. Now this reforms refers to the process of liberalizing the working of financial market by eliminating various controls.
ये किसको रिफ़र करता है, कौन से प्रोसेस को, कि जहाँ पे आप फाइनेंशियल मार्केट का जो वर्किंग है उसको आप लिबरलाइज करते हैं अलग अलग कंट्रोल्स को हटाकर। द रोल ऑफ आरबीआई शिफ्टेड फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। पूरे फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन अब रिजर्व बैंक को रेगुलेटर से हटा के क्या बना दिया गया, फैसिलिटेटर। यानी अब आरबीआई का काम कंट्रोल करना तो, सुपरविजन करना तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी अब आरबीआई का काम बन गया। द नीड फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स was felt to encourage competition in the banking sector. फाइनेंशियल रिफॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर में इसलिए लाए गए ताकि कंपटीशन बढ़े, अच्छे से अच्छी सर्विस दी सके। देन यू हैड दी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स एक्सेट्रा वर एनकरेज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। लेट अस सी द फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स। The reforms that relate to revenue and expenditure of the government are referred to as fiscal policy reforms. ये वो रिफॉर्म्स हैं जो रिलेट करते हैं सरकार के खर्चे और इनकम के साथ, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म इज टैक्स रिफॉर्म। अगर आप टैक्स रिफॉर्म करते हैं इसका मतलब आपने फिस्कल रिफॉर्म किया है। फिस्कल का मेन मकसद है टैक्स के साथ, ठीक है। अब टैक्स रिफॉर्म में क्या क्या हुआ, इट इन्वॉल्व लोअरिंग टैक्स रेट्स एंड ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस। यहाँ पे दो चीज़ें की गई, टैक्स का रेट कम कर दिया गया और जितने लोग टैक्स भरते थे उनकी संख्या को बढ़ाया गया। कॉरपोरेशन टैक्सेस वर लोअर्ड, यानी कंपनीज को जो टैक्स देना होता है अलग से उसको भी कम कर दिया गया। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट। जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सेल्स टैक्स है, वैट है, उसके बाद ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ये सब लगता था, इन सबको उसमें चेंजेस लाए गए ताकि देश भर में एक कॉमन नेशनल मार्केट बने। द टैक्स सिस्टम हैज़ बीन सिंप्लीफाइड विच वॉज अर्लियर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नाउ लेट अस सी द एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। इट इंक्लूड्स फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर इसमें बदलाव किए गए कि करेंसी कैसे लानी है, कैसे जानी है, उसका खर्चा कैसे हो रहा है, उसका इनकम कैसे करना है। और दूसरा था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, हमें बाहर के देशों की ट्रेडिंग करने के लिए क्या होना है। उसमें पहली चीज़ क्या की गई, तो अबॉलिशमेंट ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग एंड क्यूआर्स ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट्स गुड्स। क्यूआर क्या है आपका, कोटा रिजर्वेशन, ठीक है। तो एक तो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया, अब इम्पोर्ट करने का आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, और जो कोटास होता था इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स पे या इंटरमीडिएट गुड्स पे उसको भी ख़त्म कर दिया गया। देन सेकंड थिंग वाज टू स्विच ओवर टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम, यानी एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम क्या होगा कि जहाँ पे एक्सचेंज रेट डिपेंड करेगा डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन गुड्स एक्सचेंज पे, करेंसी पे, फ्रॉम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम। उससे पहले हमारा कैसा था, फिक्स्ड एक्सचेंज था, यानी बाहर कुछ भी कितना भी हो पर हमें तो उतना ही लेना था। इसके कारण बहुत सारे देश हमारे से ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि द रेट वॉज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। उससे हमें लॉस भी होता था बहुत बार, इसलिए उसको कर दिया गया फ्लेक्सिबल, यानी जैसा डिमांड और सप्लाई रहेगा उस हिसाब से देश में फॉरेन इनकम आती रहेगी। फिर आगे एक वर्ड यूज हुआ था डीवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या है, इट इम्प्लाइज डेलिबरेट ऑफिशियल लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट कंट्रीज करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। यहाँ पे क्या होता है कि जानबूझ के लीगली अपने देश की करेंसी को सामने वाली करेंसी के सामने कम किया जाता है। दैट इज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। दिस एनकरेजेस एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजेस इम्पोर्ट्स। इससे क्या होगा, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम रहेगी तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इंपोर्ट कम हो जाता है क्योंकि चीज़ महंगी हो जाती है। डीवैल्यूएशन प्रिवेल्स अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रिजीम। ओके, डीवैल्यूएशन कहाँ पर होगा,
फिक्स्ड एक्सचेंज रिजिम के अंदर, जहाँ पे द रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पर आपको डिवेल्यूशन देखने को मिलेगा. देन इज प्राइवेटाइजेशन. It is the process of involvement of private sector in the ownership or operation of a state-owned enterprise. Privatization क्या है? एक प्रोसेस है इन्वॉल्वमेंट का, जहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं किसी भी PSU को या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, यानी सरकारी जो कंपनीज हैं उनको ऑपरेट करने के लिए या तो उनका ओनरशिप देने के लिए. दिस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ अ पार्ट्स ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ PSU. दिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सरकार अपने शेयर कैपिटल का कुछ हिस्सा बेच देती है, ठीक है, टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स. देन यू हैव द नवरत्न पॉलिसी. हमने आगे भी कभी देखा है कि नवरत्न पॉलिसी में क्या होता था कि सरकार ऐसे 9 इंडस्ट्रीज को पकड़ती थी अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में से, हु आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, एंड दे वर गिवन द टाइटल ऑफ नवरत्नस. इन 1966, in order to improve efficiency and to infuse professionalism and to enable PSUs to compete effectively in the market, government awarded the status of Navratnas to the following 9 PSUs. ये से 9 PSUs है जिनको सरकार ने नवरत्न का टाइटल दिया था ताकि उनका एफिशिएंसी बढ़े, प्रोफेशनलिज्म बढ़े और वो मार्केट में compete करने की स्थिति में आ सके. सबसे पहला था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, देन भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस, देन यू हैड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन यू हैड IPCL, देन BHEL, देन NTPC एंड VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड. दिस वर द 9 कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट हु वर परफॉर्मिंग वेरी वेल एट दैट टाइम. ग्लोबलाइजेशन. इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस. ये वो प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने आप को खोलते हैं, ठीक है. ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. आप क्या करते हैं यहाँ पे? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस करते हैं और दुनिया की इकोनॉमी का इंटीग्रेशन की बात होती है, ठीक है, उसका प्रमोट किया जाता है कि द वर्ल्ड मार्केट इज कंसिडर्ड एज वन विदाउट एनी बैरियर्स. इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. देन यू हैव आउटसोर्सिंग. It refers to a system of hiring business services from the outside world to penetrate into the local market. आउटसोर्सिंग क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप बिजनेस सर्विस को हायर करते हैं बाहर की, ताकि उनके मार्केट में आप जा सके. जैसे वोडाफोन और जितनी भी कंपनीज इंडिया में हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, अपना कॉल सेंटर का बिजनेस आउटसोर्स कर रखा है. इन किसी प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे लोकल पकड़ा देते हैं ताकि उनका कॉस्टिंग बच सके और उतना उनको लोग वहाँ पर इन्वॉल्व ना करने पड़े, ठीक है, और वो आसानी से यहाँ के मार्केट में घुस सकते हैं क्योंकि आगे कंपनीज को ज़्यादा पता चलेगा कि क्या परिस्थितियाँ हैं. नाउ इंडिया इज़ इमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग. ऐसा क्यों कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आउटसोर्सिंग स्टेशन खोल रही है. तो पहला है ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, ठीक है. वेज रेट्स इन इंडिया आर कंपेरेटिवली लोअर देन दोज इन द डेवलप्ड कंट्रीज. यहाँ पर भारत के अंदर जो वेज रेट है या लेबर को पे करने का जो रेट है वो बाहर के कंट्रीज से कंपेरेटिवली लो है. इंडिया हैज़ फेयरली रीजनेबल डिग्रीज ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स. इंडियंस जितने भी हैं उनके पास जो चाहिए वैसा क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है, और वैसी स्किल्स और टेक्निक्स भी उनके पास होती है. इंडिया हैज़ अ फेयर इंटरनेशनल वर्दीनेस एंड क्रेडिबिलिटी. आज दुनिया में भारत की जो क्रेडिबिलिटी है और उसकी जो वर्दीनेस, उस पर जो विश्वास किया जाता है वो आज काफ़ी ज़्यादा है. इंडिया हैज़ अ वर्जिन मार्केट फॉर फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज. इंडिया का जो फिनिश गुड्स और सर्विस का मार्केट है वो कैसा है? अभी तक अनटच्ड है, ठीक है. द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन इंडिया प्रोवाइड्स अ स्टेबल एंड सिक्योर एनवायरनमेंट. आज तक भारत में कभी भी सैनिक विद्रोह या डिक्टेटरशिप नहीं आया है. क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिया का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो डेमोक्रेटिक इन नेचर है और इसी कारण से एक स्टेबल और सिक्योर एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है. देन यू हैव ईजी
एंड अबेंडेंट अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स भी काफ़ी सस्ते में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन यू हैव द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन सेटअप टू प्रमोट फ्री ट्रेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। WTO को क्यों सेटअप किया गया? ताकि दुनिया भर के अंदर वो फ्री ट्रेड को प्रमोट कर सके, ट्रेड विदाउट एनी बैरियर्स। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स टू बी ए मेंबर ऑफ WTO? इंडिया का एक्सपीरियंस क्या रहे? इट ओपनड अप न्यू एवेन्यूज़ फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, यानी भारत की एक्सपोर्ट्स के लिए नई नई जगह हमें मिली, यानी हमने ट्रेड डील्स बहुत सारी कंट्री के साथ करी। ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ड्यू टू द एंड ऑफ कोटा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया का एक्सपोर्ट उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा पाए क्योंकि कोटा रिस्ट्रिक्शंस को हमने हटा दिया जो कि डेवलप कंट्रीज़ पे हमने लगा रखे थे। इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ड्यू टू द अग्रीड रिडक्शन इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा था, उसका एक्सपोर्ट होने लगा क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ ने अपने अपने देशों में सब्सिडीज़ को कम किया था। इसी कारण से हमारे गुड्स कंपेरेटिवली उनसे चीपर थे। इंडिया गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज अदर डेवलपिंग कंट्रीज डिड। साइमल्टेनियसली इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर कलेक्टिवली अलॉन्ग विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। भारत को भी बाकी डेवलपिंग देशों के जैसा ही अपॉर्चुनिटी मिला। इंडिया ने अपना जो बार्गेनिंग पावर था या नेगोशिएट करने का जो पावर था वो बढ़ाया बाकी कंपेयर कंट्रीज़ के साथ साथ। देयर आर सर्टेन रीजन्स फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। रिफॉर्म्स हुए लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो परफॉर्मेंस था वो पुअर रहा। ऐसा क्यों? पहला, रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में अभी भी कम थी, ठीक है। जैसे इरिगेशन फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, मार्केट लिंकेज और रोड हो, इन सब पे अभी भी काम करना बाकी था या तो बहुत कम हुआ। दूसरा, सब्सिडीज़ को हटा दिया गया। इसके कारण क्या हुआ? इट पुश्ड अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर विच एडवर्सली इफेक्टेड पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। हमारा भले ही आउटपुट बड़ा हो लेकिन जो पुअर फार्मर्स थे या मार्जिनल फार्मर्स थे, बहुत कम ज़मीन वाले जो फार्मर्स थे, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि सब्सिडीज़ को हटा दिया गया या तो बहुत कम कर दिया गया। देन लिबरलाइजेशन फोर्स द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स टू कम्पीट विद देयर फॉरेन काउंटरपार्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब तक क्या था? प्रोटेक्टेड इकोनॉमी था कि एवरीथिंग वाज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, प्रोडक्शन सब कुछ गवर्नमेंट दे रहा था, कोई कंपटीशन नहीं था भारत में। लेकिन लिबरलाइजेशन होने के बाद क्या हो गया? जो पुअर फार्मर्स थे या मार्जिनल फार्मर्स थे उनको कम्पीट करना पड़ा फॉरेन वाले फार्मर्स के साथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। Then we shifted towards cash crops from food crops. It led to the reduced availability of food grains, which consequently led to lower nutritional levels, thereby reducing farmers' productivity. अगर आदमी खाएगा नहीं तो उसमें शरीर में ताकत नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाए, इससे प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इसी कारण से ये देखा गया कि जैसे ही हम कैश क्रॉप्स की तरफ बढ़ रहे थे हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम होता गया लगातार और धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन लेवल भी कम हो गया और फार्मर की प्रोडक्टिविटी खुद अपने आप में कम रही। देन इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन फूड ग्रेन्स। नाउ व्हेन वी वर मूविंग टुवर्ड्स द कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन, इट वाज आल्सो बीइंग डन विद द रिमूवल ऑफ सब्सिडीज। इसी कारण से फूड ग्रेन्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ गया कि वो अब ना के बराबर उनका भाव हो गया। और देख एक हद पे क्या हो गया कि जब भी करेंसी की वैल्यू नीचे ला दी जाती है या महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन जब भी होता है उसका असर फूड ग्रेन्स पे पड़ता है, ठीक है। इट स्टार्ट्स गेटिंग कॉस्टलियर। ये था एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बात करते हैं पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। रिफॉर्म करने के बाद भी इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देखा गया। ऐसा क्यों था? तो पहली चीज़ थी अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर इंपोर्ट्स। अब जो बाहर से सामान आ रहा था वो हमारे देश में बनने वाले से काफ़ी सस्ता था। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स
लेड टू दी फॉल इन द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि हर किसी को सस्ता सामान चाहिए, ठीक है, और हमने इम्पोर्ट टैक्सेस हटा दिए थे। उसके बाद था इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। जितनी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड होती थी, चाहे वो पावर सप्लाई हो, अपना रोड्स हो, फिर वेयर हाउसेज हो, या स्टोर हाउसेज हो, प्रोडक्शन प्लांट्स हो, गोडाउन्स हो, ये सारी इन फैसिलिटीज़ काफ़ी कम थी। इट अफेक्टेड द डोमेस्टिक फर्म्स टू कम्पीट विद फॉरेन काउंटर पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा था, यानी हम काफ़ी महंगा सामान बनाते थे और बेचते महंगा थे, और साथ साथ में हमारी जो क्वालिटी ऑफ गुड्स थी वो भी इतनी खास नहीं थी। देन हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय द डेवलप्ड कंट्रीज फर्दर ऑब्स्ट्रक्टेड द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। हमने भले ही हमारे टैरिफ्स को कम किया हो, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज थी उनके वहाँ पे जो बैरियर्स थे देवर हाई, ठीक है, कंपेयर टू दी इंडिया, और इसके कारण हमारी ग्रोथ को असर पड़ा, क्योंकि वहाँ से हम कुछ भी लाते हो कुछ अब महंगा हो गया था। एट द टाइम ऑफ लिबरलाइजेशन द इंडियन इंडस्ट्रीज वर वल्नरेबल एंड इन्फेंट। जब लिबरलाइजेशन किया गया तब हमारी इंडस्ट्रीज वल्नरेबल थी, यानी उस पर कहीं से भी हमले हो सकते थे, और साथ में इन्फेंट यानी बच्चा थी, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिशनल एंड कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, inefficient technologies, lacking quality and hence fail to compete with foreign industry। वो इसीलिए क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी थी वो ट्रेडिशनल पुरानी थी और इनएफिशिएंट थी, कॉस्टिंग के मामले में वो इनएफिशिएंट थी, क्वालिटी का प्रोडक्शन होता नहीं था, और इसी कारण से वो फेल हो गए फॉरेन इंडस्ट्री से compete करने में। देन द स्ट्रेटेजिक सेल। Strategic sale refers to the sale of 51% or more stakes of a PSU to the private sector। सरकार ने भी अपना जो हिस्सा था PSUs में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, उसको भी कम करना शुरू कर दिया। अराउंड सरकार ने 51% से ज़्यादा अपने अपने स्टेक्स बेचने शुरू कर दिए, ठीक है, और उससे क्या होता है, इट इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द प्राइवेट हैंड्स। 51% क्या है, it would be the highest bidder for sale, automatically you get more than half, so you are now the owner and you have the control of the industry, ठीक है, इससे ओनरशिप चली गई प्राइवेट हाथों में। then minority sale refers to the sale of less than 49% stake of a PSU to the private sector। the ownership remains in the hand of public sector, लेकिन कंट्रोल चला जाता है प्राइवेट के हाथ में। whenever it is a strategic sale, सरकार अपना ओनरशिप प्राइवेट को दे देती है बाय सेलिंग देयर 51% शेयर, एंड व्हेन इट इज़ अ माइनॉरिटी सेल, यानी सरकार अपना 49% तक का जो हिस्सा है PSUs में वो दे देती है प्राइवेट को, यानी माइनॉरिटी सेल में ओनरशिप रहेगी गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन कंट्रोल चला जाएगा प्राइवेट के हाथ। देन यू हैव द बायलैटरल ट्रेड। इट इज़ अ ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ ऑफ देम। बायलैटरल ट्रेड यानी दो देशों के बीच में अग्रीमेंट होता है कि जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मौके देंगे टू ट्रेड, और वो भी कैसे, इक्वल। देन यू हैव मल्टीलेटरल ट्रेड। इट इज़ अ ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, इट इज़ अ ट्रेड अग्रीमेंट अमंग मोर देन टू कंट्रीज प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द मेंबर कंट्रीज। मल्टीलेटरल ट्रेड में क्या होता है कि जहाँ पे आप अग्रीमेंट्स करते हैं विथ मोर देन टू कंट्रीज, जहाँ पे सभी को इक्वल मौके दिए जाते हैं, ठीक है, to trade। Then you have tariff barriers. It refers to the tax imposed such as custom duty, export-import duty on the imports by the country to protect its domestic industries। कोई भी देश अगर अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाता है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ हो, ठीक है, या जो भी देश इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर ये लगता है, ये इसीलिए लगता है ताकि वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचा सके। Tariffs discourage imports by making them relatively expensive। टैरिफ क्या करता है, वो इंपोर्ट को कम करता है, क्योंकि ज़्यादा टैक्स लगने के कारण वो चीज़ महंगी हो जाती है और लोग उसको फिर खरीदते नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड होगी उस देश के अंदर वो लगातार कम होती जाएगी अगर टैरिफ बैरियर लगे हुए हैं तो। देन यू हैव द नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये भी एक प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं अदर देन टैक्सेस सच एज कोटा एंड लाइसेंस ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री।
अगर आपको कुछ चीज़ लानी है, यू शुड हैव अ लाइसेंस फॉर इट। देन देयर इज अ स्पेशल कोटा कि यू कैन नॉट इम्पोर्ट मोर देन दिस थिंग और यू कैन नॉट एक्सपोर्ट मोर देन दिस थिंग, ठीक है। देन यू हैव क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। Quantitative restrictions refer to the restrictions in the form of limits or quotas on the amount of commodity that can either be imported or exported. Quantitative restriction क्या है? ये वो restrictions है in forms of limits or quotas on the amount of commodity that you can either import or export. यानी एक फिक्स नंबर ऑफ गुड्स को ही आप ला सकते हो या फिक्स नंबर ऑफ गुड्स को ही आप बाहर बेच सकते हो, उस क्वांटिटी को आप एक्सीड नहीं कर सकते। QRs are usually on imports, okay, being a non-tariff measure that are imposed to discourage imports of foreign goods and to reduce the balance of payment deficit. How do you reduce imports in your countries? By increasing the restrictions on it. और उसमें एक था कोटा, ठीक है, जहाँ पे आपने तय कर लिया है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का इतना ही भारत में लाया जा सकता है, यू कैनॉट एक्सीड द न्यूमेरिकल वैल्यू। इससे क्या होगा? इंपोर्ट कम हो जाएंगे फॉरेन गुड्स के, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है इट विल ऑल्सो रिड्यूस। देन यू हैव डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ दिस आर दोज टैक्सेस इन विच द burden falls on that person only on whom tax is imposed, such as income tax or wealth tax. डायरेक्ट टैक्स क्या है? ये टैक्स सीधा लगाया जाता है और उसका पूरा जो वज़न है, बर्डन है, वो उस व्यक्ति पर ही पड़ेगा, ठीक है, जिस पर टैक्स लगना है। जैसे इनकम टैक्स है या वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स किस पर लगता है? अ पर्सन अर्निंग एन अमाउंट जो तय किया गया है, अ पर्सन अर्निंग एन अमाउंट दैट हैज़ बीन डिसाइडेड कि इट वुड बी अंडर टैक्सेज। Then you have indirect taxes. Now those taxes in which the burden can be shifted onto others, such as sales tax and service tax. यहाँ पर किसी व्यक्ति पे फोकस नहीं रहता है, it is for everybody, ठीक है, और ये जनरली हर किसी पे लगाया जाता है ताकि किसी एक पर पूरा बर्डन ना पड़े। The positive impact of LPG policies, पहला था increase in the GDP growth rate. Growth rate increased from 5.8% in 1985 to 1990 to 9.0% in 2007 to 12. शुरुआत में 85 to 90 में हमारा ग्रोथ रेट था 5.8%, 7th 5 ईयर प्लान के हिसाब से, और 11th 5 ईयर प्लान जब आया 2007 to 2012 तो वो हो गया था 9%. फिर था a safety check on fiscal deficit. Fiscal deficit reduced from 8.5% in 1985 to 1990 to 5.1% in 2010-11. हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था, जो डेफिशिएंसी थी, उसको भी हमने रिड्यूस किया। 8.5% से हम उसको ला दिए थे 5.1% पे। देन स्टिमुलेटिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। इट इंक्रीज्ड फ्रॉम नियरली 8% इन 1990-91 to 16.1% in Feb 2010. Every policy takes time. Then there was a substantial rise in the foreign exchange reserve. इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी लगातार बढ़ गया था। Today the foreign exchange is at its highest with nearly $590 billion. Introduction of LPG has given strength to the economy and raised the morale of global investors in the Indian market. और आज बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में आके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। Then a shift from monopoly to competitive market. लाइसेंस सिस्टम था, यानी वो मोनोपोली थी, सरकार चाहे उसको दे सकती थी, नहीं चाहे उसको नहीं दे सकती थी। तो हम उससे हटके वी हैड मूव टू अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहाँ पे मोर प्राइवेट सेक्टर वॉज इन्वॉल्व, और एक ओपन मार्केट था, ओपन फील्ड था, जहाँ पे हर कोई आके अपना टैलेंट दिखा सकता था। दे कुड डू देयर बिजनेस एंड ऑन। देयर वॉज अ राइज इन एक्सपोर्ट्स from rupees 44,041.8 crores in 1991 and 92 to rupees 11,57,474.6 crores in 2010-11. Then the FDI's foreign direct investments increased significantly from $100 million in 1991 to $150 billion in 2003
4, that is many more times of the old investment. And with this, the lesson comes to an end.